सभी मित्रों को नमस्कार। प्रयाग शुक्ल जी पर चल रहे एकाग्र की इस नई प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, कुछ समय पूर्व ही घर लौटा हूं। 2 रातें दिल्ली में गुजारी और एक लंबे सफर के बाद पुनः इस कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष हूं। यद्यपि मुश्किलें थीं और आज की इस कड़ी को हम कभी और भी रख सकते थे, मगर जब आप किसी लेखक को लेकर कोई एकाग्र कर रहे हैं, लगातार उनकी विधाओं पर चर्चा और परिचर्चा हो रही है, तो फिर कम से कम विराम दिए जाएं, इसकी कोशिश होती है। और मध्यांतर का अपना महत्व है, मगर हम लोग किसी एक लेखक पर कम से कम एक कार्यक्रम तो सुन ही सकते हैं। और एकाग्र की यह रूपरेखा ऐसी है कि अलग अलग व्यक्तित्व, विभिन्न अनुशासनों के लोग यहां आते हैं, तो यह एकाग्र होकर भी एक तरह से गुलदस्ता जैसा बन जाता है, क्योंकि जो भी वक्ता हैं वे अपने हिसाब से अपनी बात रखते हैं। उनमें उनकी यात्राएं भी शामिल होती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जिस लेखक पर यह एकाग्र है, चर्चा उसी के आसपास होती है। मगर साहित्य की इतनी विधाएं हैं, सक्रियताओं के इतने आकाश हैं कि एकाग्र, मुझे लगता है इस तरह के एकाग्र आयोजित होने चाहिए। और हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से यही कोशिश कर रहे हैं। और आज की जो यह कहानी है प्रयाग शुक्ल जी की, सामान, बेहद चर्चित कहानी है। चर्चित इसलिए भी है कि स्वयं एक मंजा हुआ कथाकार, उपन्यासकार राजेंद्र यादव इस कहानी को एक बेहद महत्वपूर्ण संचयन में शामिल करते हैं। वह संचयन है एक दुनिया समानांतर। स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, इसमें यह कहानी संकलित है, क्योंकि यह पुस्तक लंबे समय तक यूपीएससी हिंदी मेंस के सिलेबस में भी रही है। इसलिए भी इस पुस्तक से काफी सारे लोग गुजरे हैं, विद्यार्थी भी और लेखक भी, सामान्य पाठक भी और प्रोफेसर लोग भी। और इसमें सुदीर्घ भूमिका है राजेंद्र यादव की, और चयन के पीछे के जो आधार हैं उन सब की यहां पर सविस्तार चर्चा की है संपादक राजेंद्र यादव ने। जब प्रयाग शुक्ल जी की यह कहानी इस संचयन में शामिल हुई, तो कुछ ऐसी बातें भी हुई जो अमूमन होती हैं हिंदी साहित्य में, कि प्रयाग जी की यह कहानी कैसे आ गई, क्या उनके कहानीकार को
असमय विदाई दे देनी है, और ऐसी कई बातें। खैर, उस विस्तार में हम नहीं जाएंगे और इस कहानी को आज सुनते हैं। मैं आज स्वयं आप सभी मित्रों के बीच हूं और यह कहानी पढ़ूंगा। एक ऐसी बेहद सामान्य सी विषय वस्तु पर यह कहानी लिखी गई है। फिर यह कहानी खास कैसे हो जाती है? बात फिर वही आ जाती है बर्ताव की। किसी विषय को लेकर, किसी थीम को लेकर कहानीकार कैसे आगे बढ़ता है। इस कहानी में भी यही प्रयास प्रयाग शुक्ल जी की ओर से दिखाई पड़ता है। हम सभी जब बाहर जाते हैं, होटल में, धर्मशाला में, रिश्तेदारों के यहां जहां ठहरते हैं, उसका अपना आनंद है ठहरने का, सुरक्षित जाने और आने का। जिन सामानों के साथ गए, कुछ तो उसमें हम लेन देन के लिए ले जाते हैं, वे वहां अपने मेजबान को दे दिए जाते हैं, और कुछ सामान वापस हम अपने साथ लाते हैं जो हमारे लिए ही होते हैं। ऐसे में मैं या आप में से सभी लोग या अधिकांश लोग इस बात के गवाह होंगे कि जब हम अपना कमरा होटल का अगर है या रिश्तेदार के यहाँ है तो घर, जो अमूमन हमारी आदत होती है, हम एक बार जांच पड़ताल कर लेते हैं कि कोई सामान कहीं रह तो नहीं गया। मगर यह पड़ताल जितनी भी कोशिश कर ली जाए, कई बार अधूरी साबित होती है। और ऐसे में कोई बेहद प्रिय सामान कहीं रह जाए तो हम क्या क्या सोचते हैं, इस पूरी बुनावट को प्रयाग शुक्ल बेहतर ढंग से यहां पर रखते हैं। इस कहानी में मित्रों, पति पत्नी के आपस के संबंध तो उजागर होते ही हैं। स्त्री मनोभाव भी बहुत सूक्ष्म ढंग से, मनोवैज्ञानिक ढंग से सामने आता है। स्त्री सोचती है अपने पति की तरफ से भी सोचती है, स्वयं की तरफ से भी सोचती है, घर की तरफ से भी सोचती है, और परेशान होती है, उदास होती है, उसका मन नहीं लगता है। तो यह जो अलग अलग पक्षों की ओर से सोचना है, यह इस कहानी को, यह कोशिश इस कहानी को और सुंदर बना देती है। कोई भी कहानी, कोई भी कथा जब अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग दृष्टिकोण से कही जाए तो उस कहानी का प्रभाव भी बहुकोणीय हो उठता है। यह कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है जिसका प्रभाव कई तरफ से हम पर पड़ता है। जो स्त्री भूल गई है उस सामान को, उसकी तरफ से, उसका पति कैसे सोचेगा उस तरफ से, और उस सामान के बगैर उसका अपना ही घर कैसा हो जाएगा इस तरफ से भी। जानबूझकर मैं अभी पूरी कहानी को यहां पर नहीं रख रहा हूं, संकेतों में बात कर रहा हूं, ताकि कहीं ना कहीं आप सब उत्सुकता के साथ इस कहानी को सुन सके। और जो मित्र लोग, जो लेखक साथी यहां पर जुड़े हैं,
उनमें से कई संभव है कि इस कहानी को पहले भी पढ़ चुके होंगे, मगर यह एक ऐसी कहानी है जिसकी ओर हम एकाधिक बार लौट सकते हैं। हमें लौटना चाहिए। और हमारे साथ स्मिता शर्मा जी, स्वयं प्रयाग शुक्ल जी, जयश्री पुरवार जी, धनंजय सिंह जी, शर्मिला बोहरा जालान जी जुड़े हुए हैं। और भी कई मित्र लोग होंगे, मैं शेष के नाम बाद में लूंगा। यहां पर जो टिप्पणियां आ रही हैं, मुझे उनके नाम लेने में सुविधा हो रही है। और अभी नाम इसलिए भी लिया कि शर्मिला जी ने जो वह संकेत मैं दे रहा था, उसका एक तरह से रहस्य उद्घाटन कर दिया है। स्वयं उन्होंने प्रयाग शुक्ल जी की कहानियों पर पूरी तैयारी के साथ एक अच्छी बातचीत की और एक कहानी का पाठ भी किया। आज भी चर्चा हो रही थी कि प्रयाग शुक्ल जी की कविताओं पर, उनसे जुड़े संस्मरणों आदि को लेकर तो यहां पर अच्छी चर्चा हुई है, मगर उनकी कहानियों और उनके उपन्यास आदि पर चर्चा अभी अपेक्षित है। हम कोशिश करेंगे कि आगे की कड़ियों में उन बिंदुओं की ओर ध्यान दें जिन पर अभी चर्चा बाकी है। कुछ और लेखकों से बातचीत हुई है, तमाम मित्र लोग इसमें सहयोग कर रहे हैं और उसमें एक महत्वपूर्ण नाम स्वयं शर्मिला जी का है कि वे अपनी ओर से भी हमें कई राय दे रही हैं और हम उसका ध्यान रख रहे हैं। प्रयाग शुक्ल जी को भी मैं बीच बीच में परेशान करता हूं, मगर अच्छा लगता है। और स्वयं एक बड़ी बात है कि लेखक अधिकाधिक कड़ियों को उसी समय सुने, तो यह एक सुखद पक्ष है। खैर, वक्त भी ज्यादा ही हो गया है, मैं अभी कुछ देर पहले ही तो लौटा हूं, तो ऐसे में सीधे कहानी पर ही आता हूं। जी बिल्कुल, प्रयाग शुक्ल जी की कहानी सामान, इसको सुनते हैं और आप लोगों की जो प्रतिक्रियाएं आएंगी वह भी आप दें। और कुछ और बातें अगर उस समय कहानी पढ़ते हुए भी अगर मुझे कुछ और सूझी तो मैं बीच बीच में अपनी बात भी रखूंगा। पढ़ता हूं। उसका जी धक से होकर रह गया और अचानक उसने अपना हाथ पास रखे हुए सूटकेस पर रख दिया। जरूर वह टेबल क्लॉथ वहीं पर रह गया है। उसने सहमी दृष्टि से बगल में बैठे रवि की ओर देखा। वह सिर झुकाए हुए जैसे कुछ सोच रहा था। बात उसके होठों तक आकर रह गई और वह मुंह घुमाकर बाहर की ओर देखने लगी। दूर तक फैले हुए कटे पड़े खेत और कहीं कहीं पेड़, वह हर चीज के बारे में सोचने लगी। चलते समय उसने सारी चीजें सहेज कर रख ली थी। टेबल क्लॉथ समेट कर बराबर खुली रहने वाली अलमारी में रख तो दिया था, पर फिर उसे सूटकेस में रखा था या नहीं, यह उसे याद नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर सोचा कि वह रवि से टेबल क्लॉथ के बारे में बता दे। फिर उसने सोचा कि वह व्यर्थ ही बहुत अधिक चिंतित हो उठेगा और खींचकर बहुत सारे प्रश्न पूछने लगेगा। शादी के बाद पिछले 2 वर्ष में वह यह बात
अच्छी तरह जान गई थी कि रवि अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत चिंतित हो उठता है और खींच कर उससे कितने ही प्रश्न पूछ बैठता है, पर वह उसकी खींच का कारण धीरे धीरे समझने लगी थी। वह समझने लगी थी कि रवि किसी चीज के खो जाने पर एक नए खर्च और एक अव्यवस्था की बात सोचकर ही खींच उठता है। इसीलिए अब उसके प्रश्नों से उसे बहुत दुख नहीं होता था। मैं यहाँ पर जो है कुछ अपनी बात कहता हूं बीच बीच में कुछ, क्योंकि अगर हम पूरी कहानी पढ़ लेंगे तो जो बात अभी मन में आ रही है वह रह भी जाएगी। शुक्रिया प्रज्ञा पांडे जी। वे लिख रही हैं, प्रयाग शुक्ल जी के पास अद्भुत भाषा है, हम मुरीद हैं। जी बिल्कुल, हम सभी सहमत हैं। अब नई नई शादी हुई है। देखिए मित्रों, कहानी अपने पहले ही पैरे में कैसे खुलने लगती है। नई नई शादी हुई है, पति जो है अमूमन जिस तरह से भारतीय पति होते हैं, हर छोटी मोटी बात पर खींच उठना, खर्चे के हवाले देने लगना आदि। यहां जो कहानी का नायक है रवि, उसकी भी यही आदत है। पत्नी को उसकी यह आदत बुरी लगती है, मगर इन कुछ एक पंक्तियों में ही प्रयाग शुक्ल जी स्त्री मनोभाव को पकड़ लेते हैं, जिसकी चर्चा मैंने शुरू में ही की। क्या है वह बात? जब वह यह समझती है कि उसका पति उस पर नहीं खींचता है, उस पर गुस्सा नहीं करता है, बल्कि एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को चलाने वाला व्यक्ति किसी अंदेशे में गुस्सा हो उठता है, वह अंदेशा अव्यवस्था का होता है, वह अंदेशा आर्थिक सीमाओं के कारण होता है, और वह अंदेशा किसी सामान के खो जाने पर उसके बदले आने वाले दूसरे सामान को लेकर व्यय होने वाली राशि को लेकर होता है। तो जब इतनी सी बात रवि की पत्नी समझ जाती है, तब वह उसके क्रोध का भी उतना बुरा नहीं मानती है। मगर रवि हर समय खींचने वाला नहीं है, वह हर समय पत्नी पर गुस्सा करे ऐसा भी नहीं है। इसे हम कहानी के आगे के हिस्सों में देखते हैं। आगे पढ़ता हूं। थोड़ी देर बाद एक जगह बस रुकी तो रवि ने उसकी ओर देखकर पूछा, पानी पियोगी? नहीं, उसने धीरे से कहा। हालांकि उसे थोड़ी सी प्यास लगी थी, पर मन में एक तरह की घबराहट भर गई थी और वह बिल्कुल चुपचाप बैठी रहना चाहती थी। उसने बाहर की ओर नजर दौड़ाई। छोटी छोटी कपड़े या अनाज की दुकानें, चबूतरों के ऊपर चारपाइयों पर लेटे हुए लोग, दुकानों के ऊपर कमरों और बरामदों में दिखाई पड़ने वाले चेहरों की ओर देखकर वह हल्के आश्चर्य से भर गई। यहां दिन भर धूल सी उड़ा करती है, बसें और लारियां रुकती हैं और बहुत से लोग रात दिन यहीं रहते हैं।
बगल से एक लॉरी निकल गई तो उसने मुंह भीतर की ओर कर लिया। टूथ टूथपेस्ट और ब्रश तक उसने रख लिए थे। टेबल क्लॉथ भी शायद उसने रख लिया था। नहीं, नहीं, वह वहीं पर छूट गया। उस कमरे का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। वह एक बार फिर टेबल क्लॉथ के बारे में सोचने का प्रयत्न करने लगी, पर वह कुछ सोच ना पा रही थी। मन के किसी कोने में वह बात घर कर गई थी कि अगर यह मालूम हो गया कि टेबल क्लॉथ वहीं छूट गया है तो उसकी घबराहट और खीज बढ़ जाएगी। इसलिए वह उसके बारे में एक संशय बनाए रखना चाहती थी। स्पष्ट रूप से वह कहना नहीं चाह रही है, मगर आप देख रहे हैं कि रवि एक केयरिंग हस्बैंड है। मगर रवि की पत्नी सोच रही है कि खामखा परेशान होगा तो अभी एक रहस्य बनाकर रखें। यह कहानी की बुनावट है। और जिस तरह से गाड़ी में बैठे हुए बाहर के दृश्य आते हैं और जो वहां पर स्थानीय रंग जो है कहानी में प्रकट होते हैं, दुकानों की स्थिति, दुकानों के ऊपर रह रहे लोग, उड़ रही धूल और तमाम बड़ी गाड़ियां, छोटी गाड़ियां, तो इस तरह से इन लगभग एक पृष्ठ में ही कहानीकार अपनी कहानी के परिवेश को भी हमारे सामने ले आता है। बाहर के भी दृश्य हैं, खेत भी हैं, पेड़ भी हैं, कटी हुई फसलें भी हैं। तो आगे पढ़ता हूं, ये बीच बीच में मेरी टिप्पणी रहती है तो माफ कीजिएगा। आगे पढ़ता हूं। छोटी बहन के घर अब वह कब जाएगी ठीक नहीं, और उसके यहां से कोई कब आएगा कहा नहीं जा सकता। टेबल क्लॉथ कितना सुंदर और कीमती था और उसने कितनी मेहनत से उस पर कढ़ाई की थी। जिस दिन उसने टेबल के ऊपर उसे बिछाया था, पूरा कमरा बहुत सुंदर दिखने लगा था और रवि ने खुश होकर कहा था, यह काम तुमने इनाम देने लायक किया है। उसने गहरी सांस ली। घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे अब अपने दोनों कमरे याद आने लगे, जिनमें उनकी कई दिन की अनुपस्थिति के कारण धूल जम गई होगी। वह कल से ही सोच रही थी कि जाते ही कमरे साफ करेगी और सब सामान ठीक से सजा देगी, पर अब उसे लग रहा था जैसे कमरे का साफ होना या न होना बहुत महत्व नहीं रखता। रवि अक्सर कहा करता है कि टेबल लैंप का नीला शेड और टेबल क्लॉथ, ये दोनों चीजें उससे बहुत काम करा लेती है। अब देखिए, सामान को लेकर घर के सदस्यों के प्रति कैसा अनुराग है, यह भी हम देख रहे हैं। और ये बहुत आम बातें हैं। मुझे याद है मशहूर फिल्मकार मुजफ्फर अली जी से मैं बात कर रहा था। कई बार बातचीत उनसे हुई, क्योंकि उन पर भी हमने एकाग्र किया है। बात जब उनके क्लासमेट और हिंदी के जाने माने लेखक असगर वजाहत को लेकर हुई, तो उन्होंने कई ऐसी बातें की जब वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को याद कर रहे थे, जहां ये दोनों लोग साथ साथ बीएससी कर रहे थे। दोनों मतलब
मुजफ्फर अली और असगर वजाहत। तो उन्होंने मुझे ऐसी कई बातें बतलाई अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर कि अर्पण जी, मैं अमुक आदमी को इसलिए जानता हूं कि उसके पास उन दिनों में बहुत अच्छे जूते थे, या मैं अपने किसी प्रोफेसर को किसी इंपोर्टेड कोट के कारण जानता हूं, या किसी ऐसे दोस्त को इसलिए जानता हूं कि वह बहुत सुंदर चश्मा लगाया करता था, या उसके पास कोई महंगा पेन का सेट था। तो न सिर्फ घर के लोग बल्कि बाहरी लोग भी हमें इन कारणों से याद रखते हैं कि उसने उस रंग की कमीज पहन रखी थी, या उसकी घड़ी ऐसी थी। और कई बार हम खुद भूल जाते हैं, मगर हमारे मित्र लोग इसका याद रखते हैं। यहां भी यह बात स्थापित हो रही है कहानी में, और इस तरह की स्थापना से एक तनाव उत्पन्न होता है कि जो चीज हमें प्रिय है, अगर हमें टेबल लैंप का कोई खास शेड प्रिय है और टेबल पर बिछा हुआ टेबल क्लॉथ हमसे ज्यादा काम करवा लेता है, ऐसे में जब वह खो जाएगा तो क्या क्या चीजें होंगी। तो एक तरफ इन सभी सामानों के साथ बनते हमारे संबंध हैं, दूसरी ओर किसी भी कारण से उस सामान की अनुपस्थिति को लेकर होने वाली हमारी प्रतिक्रियाएं हैं। क्योंकि अंततः घर के सामान भी घर के सदस्य सरीखे ही हो जाते हैं। अगर हम पालतू जानवर पालते हैं तो उनके साथ भी हमारा वही संबंध, वही प्रेम विकसित हो जाता है। कोई हम ढंग का लैपटॉप खरीदते हैं, कोई अच्छा सा पलंग खरीदते हैं, कोई सोफा खरीदते हैं, कोई बर्तन का कोई नया सेट खरीदते हैं, तो कितना मन उस पर आता है, कई कई कोणों से उस पर हम सोचते हैं। अभी मुझे इस अवसर पर एक बेहद महत्वपूर्ण कहानी मंजूर एहतेशाम की याद आ रही है। छतरी को लेकर वे क्या क्या चीजें उस कहानी में दिखलाते हैं। छतरी के साथ नायक का पूरा संबंध, पैदल चलते हुए और छतरी लगाए हुए उसका घूमना। और यह भी बतलाऊं कि मुझे वह एक सुखद संयोग मिला कि भोपाल में उनके घर पर ही मैंने उनकी इस कहानी का उन्हीं की आवाज में रिकॉर्डिंग की। यूट्यूब पर आप यह कहानी सुन सकते हैं, मंजूर एहतेशाम की छतरी। तो ऐसी कई कहानियां हैं, कई कविताएं हैं जो इन सामानों को लेकर बड़े ही अद्भुत ढंग से हमारे सामने आती हैं। स्वयं प्रयाग शुक्ल जी के साथ रहे हुए और बेहद परिचित और मित्र महत्वपूर्ण लेखक विष्णु खरे ऐसी कई कविताओं के लिए जाने जाते हैं। लालटेन जलाना जो उनकी पूरी कविता है, एक लंबी कविता ही है थोड़ी, वो कैसे लालटेन जलाने के माध्यम से कितनी सारी बातें कहते चलते हैं। इसी तरह से स्वयं विनोद भारद्वाज जी के यहाँ लोटा, और बाहर से पाकिस्तान से उनके यहाँ कोई संदूक का जब आगमन होता है उनके घर में लखनऊ में कहानी में, तो कैसे वे कविता भी लिखते हैं, कहानी भी लिखते हैं। तो ऐसे कई प्रसंग हैं हमारे जीवन में, साहित्य में। खैर, आगे बढ़ता हूं। जी, आगे बढ़ता हूं। और उसने गौर किया कि सचमुच वह टेबल क्लॉथ पर झुका हुआ कभी बहुत देर तक कॉपियां जांचा करता था और कभी लगातार कुछ लिखता रहता था। जाड़े की शामों को वह स्वयं कभी घर में अकेली होती, अब नायिका की बात आ रही, जाड़े की शामों को वह स्वयं कभी घर में अकेली होती, टेबल पर झुककर कोई पुस्तक पढ़ना या
पलंग पर लेटकर कुछ सोचना उसे बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी वह सलाइयां और ऊन लेकर बहुत देर तक कुछ बुनती रह जाती। सामान सहेज लो, रवि ने धीरे से कहा। उसकी इच्छा हुई कह दे, सामान है ही क्या, सामान है ही क्या। पर उसने पैरों के पास रखे हुए बैग और झोले को सामने की खाली सीट पर रख दिया और सैंडल पहन ली। अब देखिए, कहानी का यह भी एक सौंदर्य है कि रवि की पत्नी तो जान रही है, उसके पूरे मन में उसके खोने को लेकर जो अंदेशा सघन होता जा रहा है वह उस मनोभाव में है, और दूसरी तरफ रवि इस पूरी उथल पुथल से अनभिज्ञ है। तो ये दोनों ही स्थितियां समानांतर चल रही हैं और कुछ दूर तक चलेंगी और कैसे फिर आकर मिलेंगी। यह भी कहानी लेखन की एक कला है कि हम कैसे अपनी कहानी को विकसित करें। आगे पढ़ता हूं। सामान उठाकर रवि ने रिक्शा किया। धूप बहुत तेज थी और सड़कें सुनी थी। जाते ही स्नान करूंगा, रवि ने धीरे से कहा। उसने कुछ कहा नहीं। वह अभी भी टेबल क्लॉथ के बारे में सोच रही थी। जब तक वह सूटकेस खोलकर देख न लेगी तब तक रवि से उसके बारे में कुछ न कहेगी। घर पहुंचते पहुंचते उसे लगा जैसे वह बहुत थक गई है। रास्ते भर वह रिक्शा में चुपचाप बैठी रही थी और सोचती रही थी कि वह घर पहुंचकर बिस्तर पर लेट जाएगी और थकान उतारने की चेष्टा करेगी। वह बिस्तर पर लेटकर तकिए में मुंह छिपा लेगी और रवि अगर टेबल क्लॉथ छोड़ आने के लिए कुछ कहेगा तो पड़े पड़े चुपचाप सुन लेगी। एक बात और कहूं, किस तरह से प्रयाग शुक्ल जी के यहां बंगाली परिवेश में आम तौर से प्रयुक्त होने वाले शब्द आ जाते हैं। मसलन अभी जो चेष्टा की जो प्रयोग हुआ, थकान उतारने की चेष्टा करेगी, यह आप बंगाल में बहुत ही सामान्य ढंग से प्रयुक्त होते हुए पाएंगे। ऐसे कई और शब्द हैं जो स्वयं प्रयाग जी की कविताओं में, कहानियों में, उपन्यासों में सहज ही आ जाते हैं, जिसमें एक परिवेश विशेष की जो उसकी अपनी एक जो उसकी छटा है वह दिखाई पड़ती है। आगे पढ़ रहा हूं। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला और पलंग पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगी कि रवि स्नान करने चला जाए तो सूटकेस खोलकर देखे टेबल क्लॉथ है या नहीं। थोड़ी देर बैठकर रवि बैग में सूप केस ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? सोप केस तुमने कहां रखा है? इसी में तो था, इसमें तो नहीं है। उसके मन में खीज भर गई। कहीं से चलना हुआ तो इतनी जल्दी मचाएंगे जैसे कोई आफत आ पड़ी हो। ऐसे में चीजें छूटेंगी नहीं। देखो, सूटकेस में तो नहीं है। सोप केस सूटकेस में। पर उसने चाबियों का गुच्छा लेकर सूटकेस खोला। इसी बहाने वह देख लेगी कि टेबल क्लॉथ है या नहीं। वह घबराई सी कपड़े निकाल निकाल कर बाहर रखने लगी। टेबल क्लॉथ वहीं छूट गया था। सोप केस भी नहीं था। इसमें तो नहीं है। रुको, अलमारी में साबुन रखा है, कहकर उसने अलमारी खोली और साबुन की टिकिया निकालकर रवि की ओर बढ़ा दी। वह तौलिया और साबुन की टिकिया लेकर बाथरूम की ओर चला गया। किवाड़ उठाकर वह
माफ कीजिएगा, किवाड़ उड़काकर वह पलंग पर लेट गई और खुद को समझने का प्रयत्न करने लगी। बस रवि थोड़ा बहुत नाराज हो लेगा और वे लोग जाकर कोई कपड़ा खरीद लाएंगे और वह उस पर फिर कढ़ाई कर लेगी। पर न जाने क्यों घबराहट कम नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि रवि के नाराज होने की संभावना का उसे उतना दुख नहीं है जितना टेबल क्लॉथ के छूट जाने का। अब यहां पर कहानी में ट्विस्ट आता है। गृहस्थी की सुखद स्थितियां आती हैं, संबंधों के बीच की सकारात्मकता आती है और यह बात भी स्पष्ट होती है कि स्वयं वह स्त्री उस सामान को फिलहाल के लिए खो देने को लेकर दुखी है। वह इतना नहीं डर रही है कि जैसे उसका कोई पति कोई बहुत डरावना व्यक्ति हो। तो यह धीरे धीरे गृहस्थी के बीच के जो कुछ कोमल तंतु हैं वह भी कहानी में प्रकट हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। आगे पढ़ता हूं। पलंग के पास ही टेबल पड़ा हुआ था और बिना टेबल क्लॉथ का टेबल उसे बहुत अजीब लग रहा था और हल्के अंधेरे में पूरा कमरा उसे बहुत सूना सूना और बेतरतीब मालूम पड़ रहा था। रवि स्नान करके लौटा तो उसने पूछा, नहाओगी नहीं? नहा लूंगी, उसने धीरे से कहा। टेबल क्लॉथ वहीं पर छूट गया है। वह आगे कहना चाहती थी कि उसने तो मना किया था कि उसे न ले चलो, तुम्हें वहां कौन लिखना पढ़ना है, और फिर किसी के यहां इस तरह की कोई चीज बिछाकर क्या वापस लौटते समय उसे समेट लेना अच्छा लगता है? मुझे तो हर जगह पढ़ना लिखना रहता है, रवि ने कहा था। तो वह रवि की ओर देखने लगी कि वह क्या कहता है। यह भी खूब रही, कहकर रवि ने अलमारी से छोटा सा शीशा उठा लिया और बाल संवार कर चेहरा देखने लगा। रवि के हाथ में वह शीशा देखकर उसे याद आया कि करीब 1 महीने पहले किस तरह दीवार पर टंगा हुआ बड़ा सा सुंदर शीशा साफ करते समय उसकी जरा सी असावधानी से गिरकर टूट गया था और तब रवि कितना खींच उठा था और कई दिन तक उसे बीच बीच में यह बताता रहा था कि उतना कीमती शीशा फिर खरीद कर लाना बहुत मुश्किल है। शीशे के नीचे कंघा, पाउडर वगैरह रखने की जगह थी और तब कितनी सुविधा होती थी। अब कंघा कहीं पड़ा रहता है और शीशा कहीं। सारी बातें सोचकर उसे लग रहा था जैसे उसमें उठने की शक्ति न बची हो। सहसा उसे इस बात का भान हुआ कि वह टेबल क्लॉथ छूट जाने की बात सुनकर रवि नाराज नहीं हुआ। शायद वह इस यात्रा से बहुत संतुष्ट है। अब यहां वापस मनोभाव देखिए। अगर हम प्रसन्न हैं, जो हमें होना चाहिए, मगर परिस्थितियां, समय, हमारा अपना स्वभाव हमें ऐसा नहीं करने देता। हम प्रसन्न होते हैं, खिन्न भी होते हैं। जब रवि की पत्नी देख रही है कि भाई पहले तो शीशे के टूटने पर उसने इतना सुनाया, आज टेबल क्लॉथ जो उसके पसंद का भी है छूट गया है तो वह कुछ नहीं बोल रहा है, तो उसे लगता है कि इस यात्रा से वह बहुत खुश है, उसको भी परवाह नहीं है। तो ये एक दो पंक्ति इस तरह के आ जाने से मित्रों कहानी खिल उठती है।
कहानी में कुछ एक्स फैक्टर आ जाते हैं। कई बार बहुत ज्यादा पंक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है, मगर कहानी को अचानक थोड़ा सा उसको सुनहरा बनाने के लिए इस तरह के मनोभावों को पकड़ती हुई पंक्ति बहुत आवश्यक हो जाती है। प्रयाग शुक्ल, जिनकी कहानियां छोटी हैं, अमूमन यह कहानी भी छोटी है, वहां उनके यहां हमें यह चीज दिखती है। और जब कहानी आकार में छोटी हो तो ऐसे में उसका कलेवर कैसे बड़ा किया जाए, ऐसे में उस कहानी का हम पर पड़ने वाला प्रभाव कितना सघन हो, वो किन वाक्यों से किस तरह की अनुभूतियों को हमारे सामने लाने वाले वाक्यों से वे प्रभाव उत्पन्न होंगे, हमें इसको भी देखने की जरूरत है। प्रयाग शुक्ल इस मामले में एक सचेत कहानीकार दिखते हैं। और यह भी हो सकता है कि यह सचेतनता सायास नहीं हो, हम अनायास भी सचेत रह सकते हैं। बड़ा कहानीकार या बड़ा लेखक अनायास ही कई ऐसी बड़ी बातें कह जाता है जो कई बार हम सायास ढंग से नहीं कह पाते। कई बार वह स्वयं, वही बड़ा लेखक अगर ज्यादा अभ्यास करे, ज्यादा सायास कुछ कहना चाहे, तो शायद वह बात नहीं बन पाती है। तो लेखन हरदम किसी लेखक के कब्जे में ही हो, यह भी संभव नहीं है। बड़े लेखक से भी ढीली रचनाएं आती हैं और कम नामचीन लेखकों की ओर से भी कई सशक्त और मजबूत रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि उस समय उस मनोभाव में उसकी ओर से कैसी पंक्तियां बन रही हैं, वह किस तरह से और कितने कोणों से उन सब चीजों को देख रहा है, इसका भी बड़ा महत्व है। आगे पढ़ता हूं जी। तो हम यहां तक थे। हाँ, यह भी खूब रही कहकर रवि ने अलमारी से छोटा सा शीशा उठा लिया और बाल संवार कर चेहरा देखने लगा। और इस तरह से वो सारी बातें आ गई थी कि वह इस यात्रा से बहुत संतुष्ट है, गुस्सा नहीं कर रहा है। आगे पढ़ता हूं। उन्हें चिट्ठी लिख देंगे, रवि कहता है, उन्हें चिट्ठी लिख देंगे कि वह टेबल क्लॉथ भेज दे। रवि की पत्नी कह रही है। रवि कहता है, नहीं नहीं, जल्दी क्या है, वहां से कोई आएगा तो आ जाएगा, रवि ने कहा। रवि की इस बात को सुनकर उसे लगा जैसे अचानक उसके सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। जल्दी से नहा आओ तो चाय पी जाए। अभी आई, कहकर वह उठी और कपड़े लेकर बाथरूम की ओर चली गई। नहा धोकर लौटी तो उसे ताजगी महसूस हो रही थी। अब वह टेबल क्लॉथ के बारे में लगातार नहीं सोच रही थी, पर जब उसने साबुन की टिकिया टेबल के ऊपर रखी, अब देखिए फिर से एक नई घटना। साबुन की टिकिया टेबल के ऊपर रखी तो अचानक उसे फिर टेबल क्लॉथ और सोप केस के छूट जाने की बात याद आ गई और वह फिर कुछ अनमनी सी हो गई। इतनी गर्मी में उसे चाय पीना अच्छा नहीं लगता था, पर आज उसकी भी चाय पीने की इच्छा हो रही थी। उसने जल्दी से चाय बनाई और एक कप रवि को देकर एक कप में चाय डालकर स्वयं भी पीने लगी। चाय पीते हुए उसने एक बार कमरे में चारों ओर निगाहें दौड़ाई। जगह जगह धूल जम गई थी और छोटी बड़ी चीजें इधर उधर बिखरी थी। सहसा उसने सूटकेस की ओर देखा और चौंक पड़ी।
एक कोने में चमड़ा किसी चीज से कटकर उघड़ आया था। इस पर कितने दिन से कवर लगाना है? इस तरह तो यह बिल्कुल खराब हो जाएगा। रास्ते भर उसे लग रहा था जैसे वह कुछ भी देख सुन नहीं रही, पर इस वक्त उसे यात्रा की एक एक बात याद आ रही थी और वह उन जगहों के बारे में सोचने लगी जो रास्ते में मिली थी, धूल भरी और बेतरतीब। और उसके मन में छोटी बहन और उसके आसपास के घरों की याद ताजा हो उठी। वह उसकी बेतरतीबी और अभाव को बहुत स्पष्ट रूप से अनुभव करने लगी और एकाएक अनजाने ही उसके मन में अजीब अजीब भावनाएं घुबड़ने लगी। वह अपनी कल्पना में उन घरों और कमरों को सामान से भरा हुआ और सजा हुआ देखने लगी। और चाय है? रवि ने पूछा तो वह जैसे चौंक उठी और हां कहकर उसने रवि के हाथ से कप ले लिया। और हां कहकर उसने रवि के हाथ से कप ले लिया। किसी दिन चलकर टेबल क्लॉथ का कपड़ा खरीद लाएंगे, बिना उसके टेबल अच्छा नहीं लगता। किसी दिन क्यों, आज ही। वह आ जाएगा तो दो दो हो जाएंगे और बारी बारी से धुलवा लिया करेंगे। फिर रवि ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ वह वहां छूट गया। तुमने छोटी बहन को कुछ दिया ही नहीं था। एक शीशा भी, उसने धीरे से कहा। हाँ हाँ कहकर रवि ने कप रख दिया और आंखें मूंद ली। वह हल्के अंधेरे में कमरे को देखने लगी। आज उसे अपने और दूसरों के अभाव बहुत स्पष्ट नजर आने लगे। उसके मन में फिर वही भावनाएं और कल्पनाएं भर गईं और बहुत से सामान उसकी आंखों के आगे घूमने लगे, जिनसे सब कुछ सजा हुआ और सुंदर मालूम हो सकता है, जिनसे सब कुछ सजा हुआ और सुंदर मालूम हो सकता है। तो यह एक मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार, शहरी परिवार के भीतर बनते रिश्तों की कहानी है और रिश्तों में समझदारी कैसे आती है पति पत्नी के बीच, इसकी कहानी है। यह कहानी अभाव की तो है ही, मगर उन अभावों को कहीं न कहीं कल्पना में ही सही भर देने की कोशिश की कहानी भी है। यह कहानी उस मानवीय जिजीविषा की भी कहानी है जो हमेशा कुछ सार्थक सुंदर करने की कोशिश में दिखाई पड़ती है। और ऐसी कई बातें इस कहानी को लेकर कही जा सकती हैं। यह कहानी गृहस्थी के एक सकारात्मक रंग को भी बड़े न्यूट्रल ढंग से दिखलाती है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों बिल्कुल से आइडियलाइज्ड पात्र हैं। नायिका भी कुछ चीजें अपने हिसाब से बताने छुपाने की कला में माहिर है, पति की तो खींच है ही, लेकिन जिस तरह से दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग क्रमशः बढ़ती है, एक दूसरे को समझते हैं, वह इस कहानी को खास बना देती है। और जो मैंने बात शुरू में कही कि अलग अलग कोणों से इस पूरे घटनाक्रम को देखा गया, बात तो इतनी सी ही है कि टेबल क्लॉथ छोटी बहन के घर पर रह गया, मगर उसे लेकर जिन स्मृतियों के सहारे
और बातें आती हैं वह खास बना देती है। लेन देन की बातें भी यहाँ आई कि तुमने छोटी बहन को इस बार कुछ दिया नहीं, तो अच्छा हुआ कि वह वही रह गया, या यह बात कि हम बाद में मंगा लेंगे, जल्दी क्या है, या यह बात कि दो रख लेंगे टेबल क्लॉथ, कभी इसको बिछाएंगे कभी उसको बिछाएंगे। तो सामान, यह शीर्षक भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुख्य रूप से यहां बात टेबल क्लॉथ की तो है, मगर घर में टेबल क्लॉथ और अन्य सामानों को लेकर जिस तरह की भावनाओं और उन दोनों के लगाव को रखा गया है वह उल्लेखनीय है मित्रों। और इस तरह से घर, जिनमें रिश्ते हैं, जिनमें लोग हैं, जिनमें सामान हैं, और जिन सबके बीच हमारे अपने स्वभाव हैं, अलग अलग स्वभाव, और उन अलग अलग स्वभावों के साथ हमजोली करता हुआ एक समय भी है, वह एक कालखंड भी है जो भिन्न भिन्न स्वभाव के दो लोगों को एक साथ एक छत के नीचे लाता है। जब यह अंडरस्टैंडिंग, जब यह समझदारी बढ़ती है तो गृहस्थी सुखद सुंदर लगती है। और जब यह अंडरस्टैंडिंग, यह समझदारी किसी भी कारण से टूटती है, दरकती है, कमती है, तो वह घर नहीं रहता जो होना चाहिए, जो अपेक्षित है। तो मुझे लगता है कि हमने काफी समय भी ले लिया और समय भी काफी हो गया, 11 बजने को आए। आप तमाम लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद। कुछ एक मित्रों के नाम हमने लिए और कुछ एक मित्रों के नाम लेने रह गए, तो आप सभी लोग जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार पुनः धन्यवाद। और जिनके नाम किसी कारण से छूट रहे हैं उनको भी शुक्रिया कि वे लोग बने रहे। आप सभी का हार्दिक आभार। प्रयाग शुक्ल जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि।